किसानों को अपने ही खेत में मजदूर बनाने जा रही है और उनके खेत का मैक्सिमम बेनिफिट चंद लोग लेने जा रहे हैं। किसान कोई वैसा प्राणी थोड़ा ना है कि वो दुम यानी हिलाता हुआ हर जगह चला जाए। वो बहुत दुम हिला चुका है, अब वो अपने वजूद पर आ गया, अपने बूते पर आ गया है। तो किसानों के प्रदर्शन को 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। किसान अपनी मांगों पर अब भी अडिग हैं और किसानों का हौसला तो देखिए। किसानों का ये कहना है कि जब तक उनकी मांगों को मान नहीं लेती सरकार, वो प्रदर्शन यूं ही करते रहेंगे। यहां तक कि किसानों का कहना है कि 2024 तक भी अगर इंतजार करना पड़ा तो इंतजार करेंगे। आखिर किसानों का जो ये हौसला बुलंद हुआ है, उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? समझ तो यही आ रही है बात कि हर फील्ड से किसानों को समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। किसानों की आवाज में आवाज उठती दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से किसानों का हौसला बुलंद हुआ है। और अब यह किसानों का प्रदर्शन नहीं रह करके आम लोगों का प्रदर्शन होता दिखाई दे रहा है। पंजाब से शुरुआत हुई, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश होते हुए कई राज्यों में किसानों का प्रदर्शन शुरू हो चुका है और किसान बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि उनकी मांगे मान ली जाए तभी वो घर जाएंगे। समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं, बावजूद इसके हौसले में कोई कमी नहीं है। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि किसानों के हौसले को जो हौसला मिला है, उसकी वजह यह है कि हर फील्ड से किसानों को समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। हमारे साथ इस वक्त एक ख़ास मेहमान हैं, बहुत ही मशहूर साहित्यकार हैं ये, श्री प्रकाश मिश्रा। इलाहाबाद से इनका ताल्लुक़ है, कई किताबों की रचना कर चुके हैं ये वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे हैं। बावजूद इसके इनका कहना है कि वो हमेशा सच के साथ रहे और हम उन्हीं से समझते हैं, उन्हीं से जानते हैं और उन्हीं से ये सवाल करते हैं कि आखिर वो यहाँ क्या कर रहे हैं किसानों के बीच में आकर के। चूँकि ये पुलिस सेवा में थे, IPS अधिकारी थे, कई किताबें लिख चुके हैं, मशहूर साहित्यकार हैं, बावजूद इसके किसानों के बीच में आकर के उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। आप सबसे पहला आम सा सवाल, किसानों के बीच में आने का मन क्यों हुआ आपका? मैं कहूँगा कि 3 कारणों से। एक तो हमारे देश में जन आंदोलन समाप्त से हो गए हैं। एक लंबे अरसे के बाद मैं देख रहा हूँ कि एक बड़ा जन आंदोलन देश में धीरे धीरे विकसित हो रहा है, तो मैं इसका फर्स्ट हैंड अनुभव प्राप्त करना चाहता था, मैं इसलिए आया। दूसरा कारण मेरे आने का था कि मैं इनके आंदोलन को व्यक्तिगत रूप से समर्थन देना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरह से देश हमारा विचलित हो रहा है, विगलित हो रहा है, ये किसान ही एक उम्मीद की तरह से आज दिखाई दे रहे हैं। छात्रों का आंदोलन हो गया, पिट गया, मजदूरों का आंदोलन हो गया, पिट गया, कर्मचारियों का आंदोलन हो गया, पिट गया, किंतु ये किसानों का आंदोलन ऐसा है कि शुरू में तो लगा कि ये पिट जाएगा, सरकार इनमें विभेद पैदा कर देगी, इनको बदनाम कर देगी, किंतु ये धीरे धीरे देखा जा रहा है कि उनकी चाल जो है ये सफल नहीं हो पा रही है और किसान अपनी व्यथा को समझ गया है और वो जान रहा है कि उसका संघर्ष जो है बिना किए उसको निजात नहीं मिलेगी, उसका सब कुछ छिन जाएगा। किसान के छिन जाने का मतलब है कि देश का 80% छिन जाना और उनको चंद हाथों में कंसंट्रेट कर देना। तो इसलिए यह लड़ाई गुत्थम गुत्थ की स्थिति लेती चली जा रही है। शुरू में सरकार ने किसानों की इतनी उपेक्षा की कि जो लोग जेन्युइनली बात करना चाहते थे उनसे बात करने के लिए भी सरकार तैयार नहीं होती थी। उनसे ये कहती थी कि फला तारीख को आ जाना, हमने डेट तय कर रखा है, 15 दिन बाद आकर के बात कर लेना। किसान जब सड़कों पर आने लगे, जब वो अपना विरोध दिखाने लगे, तब वो सरकार को समझ में धीरे धीरे आया कि ये तो गड़बड़ हो रहा है और तब जो है वो उनसे बात करने के लिए तैयार हुई। लेकिन बाद में उसकी अपनी जिद कि हम अपने ही शर्तों पर आपसे बात करेंगे, हम आपकी बातों को नहीं मानेंगे। और उसको डाइवर्ट करने के लिए जहां किसान ये कह रहा था कि तीनों कानून को हटा देना चाहिए, तो उसको MSP पर, माने कि वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर ला करके सीमित कर देना चाहते थे। और उसके आधार पर जो अन्य जो दो बातें थीं कि कारपोरेट खेती कैसे किसानों को अपने ही खेत में मजदूर बनाने जा रही है और उनके खेत का मैक्सिमम बेनिफिट चंद लोग लेने जा रहे हैं, इसको वो डाइवर्ट नहीं होना चाहती थी।
अब किसानों ने इतने लंबे समय तक आंदोलन करके उनको ये सिग्नल दे दिया है कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि ये तीनों कानून हटाए जाएं, उस पर बात होगी। सरकार रोज कह रही है कि हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, दरवाजे तो खुले हुए हैं, लेकिन वो हाथ का इशारा कहाँ है जो कि आदमी को बुलाता है बात करने के लिए। खाली दरवाजे खोलने से नहीं होगा। किसान कोई वैसा प्राणी थोड़ा ना है कि वो दुम यानी हिलाता हुआ हर जगह चला जाए। वो बहुत दुम हिला चुका है, अब वो अपने वजूद पर आ गया, अपने बूते पर आ गया है। तो इसलिए सरकार को बात करनी चाहिए। और तीसरा कारण मेरे आने का ये है कि मैं इन सब चीज़ों को लेकर के मैं एक बढ़िया कोई पुस्तक लिखना चाहता हूँ। वो लेखों के फॉर्म में होगा, एक उपन्यास के फॉर्म में होगा। अभी वो मेरे मन में बहुत तस्वीर क्लियर नहीं है, किंतु जो मेरा फर्स्ट हैंड अनुभव होगा उसके आधार पर मैं कुछ आगे बेहतर लिखना चाहूँगा, इसलिए मैं आया हूँ। अच्छा, एक बात बताएं, आप पुलिस अधिकारी रहे हैं, बिल्कुल डिफरेंट जॉब, आप साहित्यकार हैं, बिल्कुल अलग, और ये किसानों का प्रदर्शन। अगर तीनों को एक जगह एक माला में पिरो के इसे परिभाषित करने के लिए आपको कहा जाए तो कैसे करेंगे? और देखिए, मैं किसान हूँ, मैं अभी भी खेती करता हूँ। अपने घर जाता हूँ तो अपने हाथ से ट्रैक्टर चलाता हूँ। मेरा घर गोरखपुर से आगे पटरौना एक जगह है, वहाँ के एक देहात गांव में है, और मैं किसान परिवार का हूँ। और आज ही से नहीं, मतलब कि पता नहीं कितनी पीढ़ियों से किसानी हम लोग करते रहे। तो वह किसान का बेटा एक पुलिस अधिकारी और एक बड़ा पुलिस अधिकारी और एक लेखक, तो मेरा तीनों व्यक्तित्व एक साथ जस्टापोज है। तो जिस तरह से मेरा व्यक्तित्व एक साथ जस्टापोज है, इसी तरह से ये किसानों का आंदोलन देश की समस्याओं के और सारी समस्याओं के साथ जस्टापोज है। जिस तरह से कि एक तानाशाही घुटन इस देश के ऊपर आयत होता चला गया है क्रमशः, उस चीज़ को तोड़ने के लिए भले वो किसान के ही माध्यम से हो, लेकिन एक संपूर्ण परिदृश्य में परिवर्तन लाने की क्षमता के साथ ये आंदोलन चलता फिलहाल दिखाई दे रहा है। हश्र क्या होगा वो दूसरी बात है, पर अभी जो दिखाई दे रहा है तो उम्मीद यहीं पर दिखाई दे रही है। और यही कारण है कि किसान के साथ आज छात्र भी जुड़ रहा है, युवा भी जुड़ रहा है, साहित्यकार भी जुड़ रहा है अपने लेवल पर, क्योंकि साहित्यकार बहुत मुखर नहीं होता, वो मंचों पर नहीं आता है, लेकिन वो ऑब्जर्व करता है। जो विचार होते हैं, जो थॉट जो होते हैं, वो वही बनाता है जो कि आज नहीं तो कल परकोलेट होकर के सामान्य जन में जाता है और उससे उसका मन बनता है। तो वो बनाने का काम साहित्यकार भी कर रहे हैं, और इसलिए सब जक्स्टापोज होकर के एक साथ होकर के यह हो रहा है। चलिए, बड़ी अच्छी बात आपने कही, लेकिन आप ये बताएं कि इलाहाबाद यानी प्रयागराज से आपका क्या संबंध है? चूँकि ये कहा जाता है कि आप वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन आपने बताया कि गोरखपुर से हैं आप। आप अक्सर पाएंगे कि आज़ादी के बाद आदमी का घर दो जगह हो गया है। यहाँ शिक्षा प्राप्त किया, वहाँ भी अगर सामर्थ्य होती है तो एक घर बना लेता है। तो मैं रहने वाला तो मैं वहाँ का हूँ, वहाँ से मेरा ताल्लुकात नहीं छूटा है, किंतु इलाहाबाद में मेरा घर है। इलाहाबाद से मेरी शिक्षा हुई है। मैं 1962 से और 1971 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र था। वहीं से मुझे नौकरी मिली, चला गया। तो जब मैं पढ़ता था तभी मैंने एक छोटा सा घर बना लिया था, और उसी घर में मैं रहता हूँ। तो इलाहाबाद का भी हूँ और अपने गाँव का तो हुई हूँ। तो पुलिस सेवा में आपने कहाँ सेवा प्रदान की? पुलिस सेवा में वैसे तो मैं मिज़ोरम कैडर का रहा, तो मैं मिज़ोरम में रहा। बाद में मैं सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के मैं पूल में चला आया, और वहाँ पर रहते हुए मैं आईबी में रहा, मैं रॉ में रहा, मैं सीबीआई में रहा, मैं आईटीबीपी में रहा। तो मैं कई संगठनों में मैं काम करता रहा, और अपने देश में तो मैंने काम किया भी, विदेशों में भी मुझे रहने का मौका मिला। जैसे मैं बांग्लादेश में रहा, भूटान में रहा, कोसोवो में रहा, यूएनओ के पीस कीपिंग फोर्स के माध्यम से। तो इस तरह से मेरा एक्सपोजर रहा है। चलिए, आप विदेशों में भी रहे, देश के कई कोनों में रहे और कई सेवाएं आपने प्रदान की। आप खुद कहते हैं कि आप किसान भी हैं, साहित्यकार हैं जहाँ तक मुझे मालूम है, और पुलिस सेवा में भी आप रहे हैं। लेकिन कभी प्रदर्शन में आप इस तरह से शामिल हुए थे जो अब किसानों का प्रदर्शन हो रहा है जहाँ आप मौजूद हैं? छात्र जीवन में तो होते रहे, यहाँ तक कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट का मैं चुनाव भी लड़ा था। तो छात्र जीवन में तो मैं राजनीति में काफ़ी सक्रिय था, किंतु घर की परिस्थितियाँ ऐसी थी कि मैं राजनीति नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने नौकरी किया। और नौकरी में रहते हुए तो मैं प्रदर्शनों में मैं शामिल नहीं हो सकता था, किंतु उसके गुण दोष के आधार पर मेरी सिंपैथी हमेशा बनी रहती थी। चाहे इमरजेंसी के ही दौरान मैं तो मुखर होकर के नहीं कुछ कह सकता था, लेकिन जो शक्तियाँ लड़ रही थी उस इमरजेंसी के खिलाफ, तो मेरा समर्थन उनको प्राप्त था। जयप्रकाश नारायण वगैरह से
मिल करके, जैसे कि मैं यहाँ पर आकर के समर्थन दे रहा हूँ, वहाँ जा करके यह कह करके कि मेरी नौकरी का सवाल है इसलिए मैं बहुत मुखर होकर के तो आपके साथ नहीं हो सकता, लेकिन फणीश्वरनाथ रेणु के साथ हो करके जयप्रकाश नारायण से मिल करके कुछ मिनट बात करके अपना समर्थन वहाँ पर दिया था। अच्छा, आप नौकरी में रह करके जयप्रकाश नारायण से मिल लेते थे, क्या आज ऐसी स्थितियां हैं, ऐसी परिस्थितियां हैं जो नौकरी में रह करके लोग जा करके प्रदर्शन में शामिल होते, लोगों से मुलाकात कर सके? प्रदर्शन में तो शामिल होना ठीक नहीं है। नहीं, शामिल होते लोगों से मैंने कहा। हाँ बिल्कुल, आज की परिस्थितियों में बिल्कुल, ये तो व्यक्तित्व पर है। नहीं, तो आज की परिस्थितियों में ये संभव लग रहा है? बिल्कुल संभव है। उस जमाने में भी यह संभव नहीं था और सब लोग नहीं मिलते थे। वह व्यक्ति विशेष होता था जो कि इसके प्रति चेतन था, वह मिलता था। केकी दारूवाला मिलते थे। केकी दारूवाला का आपने नाम सुना होगा, अंग्रेजी के बड़े प्रसिद्ध कवि हैं। BN राय मिलते थे। विभूति नारायण राय आपने नाम सुना होगा, वो भी एक अच्छे साहित्यकार हैं, यहीं गाजियाबाद में ही रहते हैं। तो जो चेतन है वो, ये भारद्वाज थे, वो मिलते थे, वो बातचीत कर, लेकिन वो इनकलाब जिंदाबाद के नारे नहीं लगाते थे। वो अपना नैतिक समर्थन, अपनी चेतना का ही समर्थन देते थे। तो ये दोनों में दो अंतर। हम नौकरी करने का मतलब नहीं है कि हमने अपना विवेक गिरवी रख दिया है। ये तो नौकरी की चंद अनुशासन की ज़रूरतें हैं जिसके कि नाते हम बहुत मुखर नहीं हो पाते हैं, पर इसका मतलब थोड़ा ना है कि हम अपनी चेतना, अपनी सोच को गिरवी रख दिया है। ये बताएं कि आपने कई रचनाएं की हैं, कई किताबें, पुस्तकें लिखी हैं आपने, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप। पहली किताब जो मेरी है, उपन्यास है जहाँ बांस फूलते हैं, वो मिजोरम के पृष्ठभूमि में लिखी गई है। पृष्ठभूमि इसकी यह बनी कि जो पीस वार्ता लाल डेंगा और इंदिरा गांधी के बीच में हो रही थी, उसमें मैं एक दुभाषीय की तरह से था, क्योंकि मैं मिज़ो भाषा जानता था, अंग्रेज़ी भी जानता था, मैं करीब 17-18 भाषाएं जानता हूँ। तो उसके नाते जो है मेरा उपयोग दुभाषीय के रूप में हो गया था। मिज़ोरम में वो लड़ाई किस तरह की चल रही है, किस तरह से हमारे अधिकारी मारे जा रहे हैं, किस तरह की परेशानियां लोग झेल रहे हैं, और उसको करके जब माहौल बना दिया गया कि अब पीस वार्ता हो, तो वो वार्ता एक बात पर जा कर के ख़त्म हो गई। इस बात पर ख़त्म हो गई कि इंदिरा गांधी का इशारा था कि लाल डेंगा कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लें। लाल डेंगा ने कहा कि मैं नारायण दत्त तिवारी की तरह से वो कन पकड़वा मुख्यमंत्री नहीं हूँ कि आप जहाँ चाहेंगे उठाएंगी और बिठा देंगी। मैं अपने बूते पर अपने कौम का नेता हूँ। ये मैं तय करूँगा कि आपके साथ रहूँ, कि आपके विरोध में रहूँ, कि मैं स्वतंत्र रहूँ। और इस पर वो पीस वार्ता टूट गई। इसकी टीस मेरे मन में बहुत दिन तक बनी रही, और जब मुझे मौका मिला तो मैंने अपना उपन्यास लिखा, जो कि 1997 में मेरी नौकरी करते हुए ही वह प्रकाशित हुआ। और उस उपन्यास के नाते अपने मुंह से मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन लोग कहते हैं कि जो आज विमर्श जो आज चल रहा है साहित्य में, उसका जनक मेरा वह उपन्यास है। क्या नाम बताया उपन्यास का? जहाँ बांस फूलते हैं। जहाँ बांस फूल, ब्लूम अंग्रेजी में उसका अनुवाद हुआ है। और कितनी किताबें आपने टोटल लिखी हैं अब तक? और मैंने दूसरा उपन्यास मैंने खासी हिल्स के पृष्ठभूमि में लिखा। खासी जो जनजाति है उसकी पृष्ठभूमि में लिखा, और वह उस पीरियड को लिखा जबकि हिंदू उनको हिंदू बनाना चाहता था और ईसाई उनको ईसाई बनाना चाहता था, लेकिन वह जाति जो थी वही रहना चाहती थी। उसके नाते जो इन तीनों में जो संघर्ष था, उसकी कथा वो रूप तिल्ली की कथा नामक उपन्यास में आया है। तीसरा उपन्यास मेरा चौरी चौरा कांड को लेकर के है, और उसका नाम है जो भुला दिए गए। चौरी चौरा को गांधी ने इसलिए भुला दिया कि वह हिंसक हो गया। जो हिंसा में विश्वास करते थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह, उन लोगों ने भी उस आंदोलन को तवज्जो नहीं दिया, क्योंकि उसमें कोई उन लोगों से जुड़ा हुआ क्रांतिकारी नहीं था। अंग्रेज ने इसलिए भुला दिया कि उसके खिलाफ एक सीधी बगावत थी कि थाने जला दिए जाएं, 17 आदमी जला दिए जाएं उसमें। तो अंग्रेज ने भुला दिया, और इस देश ने भी उसको भुला दिया, चौरी चौरा उस कांड को, जन उबार को। तो मैं ये बताना चाहता था कि देश की आज़ादी सिर्फ गांधी के ही नाते नहीं मिली, भगत सिंह के ही नाते नहीं मिली, उन छोटे छोटे लोगों के द्वारा मिली जो कि उतने कॉन्शियस नहीं थे पॉलिटिकली, लेकिन जब उनके हक पर हमला हुआ, उनके वजूद पर हमला हुआ, उनकी स्वाधीनता पर हमला हुआ, तो वे उठ खड़े हुए, और जिसने कि अंग्रेज़ों की आँख खोलना शुरू कर दिया कि अब इस देश में बगावत को बहुत नहीं दबाया जा सकता है। और उसके कुछ वर्षों के बाद, ये 24-25 वर्षों के बाद अंग्रेज़ों को भारत से जाना पड़ा।
तो ये जो छोटे छोटे जो स्वाभाविक रूप से जन उभार होते हैं, जिसको कि इतिहासकार और दूसरे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, एक्चुअली इतिहास का निर्माण ये छोटी छोटी क्रांतियाँ करती हैं। ये एक्चुअली क्रांतियाँ हैं, भले उनका दायरा सीमित है, भले उनको दबा दिया जाता है, लेकिन उनका जो मैसेज जाता है, उनका जो सिग्नल जाता है, वो बहुत दूरगामी परिणाम का होता है। भगत सिंह की फांसी हो गई, उससे देश आज़ाद नहीं हुआ, उनकी भूमिका थी देश को आज़ाद, पर उसके नाते नहीं आज़ाद हुआ, लेकिन भगत सिंह हमारे आइकॉन बन गए, आइडियल बन गए। जब भी किसी संघर्ष की बात होगी तो चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सूर्य सेन, इस तरह के लोग हमारे सामने एकदम अपनी छवि लेकर के खड़े हो जाते हैं, जो हमें शौर्य भरते हैं, हिम्मत भरते हैं, मनोबल बढ़ाते हैं। तो इन सब चीज़ों का है ये होता है। अच्छा, ये बताइए, वापस आ जाते हैं किसान आंदोलन पे, क्योंकि एक और उपन्यास आया है जिसका कि नाम है नदी की टूट रही देह की आवाज़। जो एनआरसी वगैरह के जो कानून आए, विदेशियों को नागरिकता न दी जाए, कुछ खास तरह के लोगों को दी जाए, उस समस्या असम में बोडोलैंड में, वो उपन्यास बोडोलैंड को ही लेकर के पूरे असम की बात करता है। बिना ये सब कानून बने पहले से ही मैं प्रिडिक्ट कर रहा था कि ये क्या होने जा रहा है, और उस व्यथा को लेकर के वह कथा लिखी गई है जो कि आज साकार होकर के सामने आई हुई है। जी, जब साहित्यकार कोई रचना करता है तो जाहिर सी बात है उसमें एक दर्द भी छुपा होता है। वापस हम इसी आंदोलन में आ जाते हैं, चूँकि हम लोग यहाँ पे हैं भी गाज़ीपुर बॉर्डर पे, जहाँ किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसानों के साथ दूसरे फील्ड के भी लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, जैसे आप जुड़ गए, आप हालांकि खुद कहते हैं कि किसान भी हैं। इस तरह से हर क्षेत्र के लोग आ रहे हैं किसानों के समर्थन में, और किसानों की आवाज़ अब ज़्यादा मुखर हो रही है, ज़्यादा बुलंद हो रही है, ज़्यादा असर दिखा रही है। किसानों की मांग पता है सबको कि 3 नए कृषि कानून और प्लस एमएसपी की गारंटी। लेकिन थोड़ा सा हट के मेरा ये सवाल इसलिए है कि ये जो किसानों का प्रदर्शन है वर्तमान परिस्थितियों में ये क्या दर्शा रहा है? देखिए, यह तो दिखाई रहा है कि लोग कितने त्रस्त हैं, लेकिन इस आंदोलन का एक सीमा भी दिखाई दे रही है और उसको सरकार एक्सप्लॉइट करना चाह रही है। सरकार ये बताना चाह रही है कि ये आंदोलन जो है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के लोगों तक सीमित है। अपेरेंटली अगर आप देखिए तो यही दिखाई भी देता है मौजूदा हालात में, लेकिन इसका जो रेमिफिकेशन हो रहा है, इसका जो विस्तार हो रहा है, जो धीरे धीरे विस्तार हो रहा है, और वो बिना किसी नेतृत्व के विस्तार ऑटोमेटिकली हो रहा है, स्वायत्त स्फूर्त, तो वह जो विस्तार जो है वो पूरे देश में फैल रहा है। महाराष्ट्र में ये थोड़ा ज़्यादा मुखर होकर के होता दिखाई देने लगा है, कर्नाटक में थोड़ा और मुखर होकर के होता दिखाई दे रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसकी जड़ें नहीं थीं, क्योंकि वहाँ कोई किसान नेता नहीं था, कोई ऐसा संगठन नहीं था जो कि किसानों के दर्द को, उसकी बात को सामने रखे। छोटे छोटे किसान संगठन थे, किंतु उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि एक फोर्स के साथ, एक प्रणोद के साथ वो अपनी बात को रख सकें। अभी 3-4 दिन पहले एक मुंडेरवा करके एक छोटी सी जगह है बस्ती ज़िले में, वहाँ पर ये नरेश टिकैत गए हुए थे, और 1-2 दिन के प्रचार करने पर करीब 50-60 हज़ार आदमी वहाँ पर जुट गए। ये क्या जाहिर करता है कि लोग तैयार हैं, उनको कोई नेतृत्व देने वाला आदमी जैसे ही पहुँचेगा वो विस्फोट होकर के उठ जाएगा। यही स्थिति बिहार में भी है। उत्तरी बंगाल से हमको सूचनाएं मिलती हैं कि लोग वहाँ पर तैयार बैठे हैं, अगर कोई वहाँ पर पहुँचे तो वो लोग तुरंत साथ चल देंगे, और इस तरह से ये देश के तमाम हिस्सों में ये चीज़ों को दिखाई दे रहा है। कमी अभी ये है कि ये नेतृत्व अभी इतना मजबूत होकर के अपने संगठन को इस तरह से, मतलब नेतृत्व वाला संगठन, कोई पॉलिटिकल पार्टी वाला नहीं, इस तरह से नहीं वो फैला पा रहा है कि ये सारे के सारे लोगों का जो दर्द है उसको एक्सप्लॉइट करके और इसको एकबद्ध कर दे। जिस दिन ये एकबद्धता आ जाएगी ये देश बदल जाएगा। लेकिन जिस तरह से किसान नेता दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, पूर्वांचल में जैसा कि आपने जिक्र किया, नरेश टिकैत गए, राजस्थान में भी जाने की बात आ रही है सामने, महाराष्ट्र में भी, अब तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में भी जाएंगे, असम में भी जाएंगे। हालांकि असम और पश्चिम बंगाल का जब जिक्र होता है तो इसलिए भी ख़ास मायने रखता है कि वहाँ चुनाव भी हो रहे हैं। तो ये जब किसान नेता दूसरे राज्यों का रुख कर रहे हैं तो आपको क्या कुछ ऐसी उम्मीद दिखाई दे रही है कि इसका विस्तार होगा? विस्तार इस सेंस में कि जागरूकता लाना या जागरूक होना। हाँ बिल्कुल, लोग तो अंतः जागरूकता हो गई है, उसका बाह्यीकरण होना बाकी है। वो तभी होगा जबकि
ये किसान लोग यानी नेता लोग पहुँचेंगे उनको एकबद्ध करेगा, लेकिन एक डिमार्केशन करना पड़ेगा। अगर वो पॉलिटिकल पार्टी के प्लेटफॉर्म से होगा तो वो बहुत सफल नहीं होगा, लेकिन अगर वो किसान के प्लेटफॉर्म से होगा तब वह बहुत ही सफल होगा। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का मंच मिलने के कारण ये हो जाएगा कि उसके जो अपने जो प्राइड एंड प्रेजुडिस हैं, जिके के नाते लोग डिवाइडेड हैं, और खाली वोट देने के लिए ही डिवाइडेड नहीं है, सोच में भी डिवाइडेड है, तो उस दरार को तभी गैप किया जा सकेगा जबकि न्यूट्रल लोग जो कि किसान लोग हैं और किसान नेतृत्व वाले लोग हैं, जब वो लोग फ्रंट पर रहेंगे तब ये काम ज़्यादा सहूलियत से और ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से हो पाएगा। आपका बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा भी है, आपकी अपनी एक छवि है, और आप जब जहाँ जाते हैं तो लोग आपको सुनते भी हैं और समझने की कोशिश भी करते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आप आम लोगों को? मैं सिर्फ किसान की बात नहीं कर रहा हूँ, आम लोगों को, चूँकि महंगाई एक बड़ा मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। जिस तरह से डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ी, इसके अलावा जो रसोई गैस है उसकी कीमत बढ़ी, तो ये भी बड़ा मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। ऐसी परिस्थिति में आप क्या संदेश देना चाहेंगे आम लोगों को? मैं आम लोगों को तो यही संदेश देना पाऊंगा कि हर आदमी को अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों के प्रति सचेत होना होगा, और गुण देश के आधार पर जहाँ कहीं भी उसको मौका मिलता है या तो स्वयं आंदोलन करे, अपनी मांग रखे, अपनी बात रखे, नहीं कर पाता है तो अगर दूसरा कोई रखता है तो उसको बिना किसी स्वार्थ के और पूरे मनोयोग से जितना समर्थन दे सकता है वो दे। तभी तमाम विकृत करने वाली जो स्थितियां हैं देश की, उसके ऊपर नियंत्रण पाया जा सकेगा। सरकार के लिए कोई संदेश आपकी तरफ से? सरकार को तो भगवान बचाए, वो लोग बहुत ज्ञानी लोग हैं, उनको हम कोई संदेश नहीं दे सकते। वो हमको रोज संदेश पिलाते हैं, हम उसी से परेशान हैं। तो आप परेशान हैं या निराश हैं? नहीं, निराश तो कतई नहीं है यार, मर्द कहीं निराश होता है? माने मर्द जब खाता हो तो उसमें स्त्री भी इंक्लूडेड है, मतलब कि ह्यूमन बीइंग कभी निराश होता है? निराश करने वाले चंद लोग होते हैं जो कि कभी कभी आत्महत्या वगैरह कर लेते हैं, उसके अलावा कोई निराश नहीं होता है। कर नहीं पाता है, अफनियाता रहता है कि क्या करें, उसको राह नहीं मिलती है, उसको निराशा नहीं कहते हैं। वो जैसे कि एक्वेरियम में आप मछली रख दीजिए, तैरती रहती है, शीशे से टकराती रहती है, तो वो निराश नहीं रहती है। जितना उसकी ताकत है उसके अनुसार वो शीशे को ठोकर मारती रहती है, शीशा नहीं टूटता है, मछली मर जाती है, वो दिगर बात है, पर वो निराश नहीं होती, प्रयत्न करना नहीं छोड़ती, वही उसकी जीविका है। लेकिन शीशा नहीं टूटता, ये भी सच है। तो क्या किसान के संदर्भ में अगर ये मैं सवाल करूं, बड़ा संक्षेप जवाब चाहूँगा, तो क्या किसान शीशा तोड़ पाएगा? किसानों की संख्या कम से कम 80% है इस देश में, वही बैकबोन है। वो क्या नहीं कर सकता है, शर्त यह है कि वह लगन से करे। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और विस्तार से तमाम पहलुओं को समझाने के लिए। तो ये मशहूर साहित्यकार श्री प्रकाश मिश्रा हैं, जिनका साफ कहना है कि लोगों को और भी जागरूक होने की आवश्यकता है, लोगों को अपने अधिकार और कर्तव्यों के बारे में भी समझना होगा, और इनका ये भी कहना है कि निराश होने की आवश्यकता ही नहीं है, निराशा तो बिल्कुल सामने आनी भी नहीं चाहिए, और कामयाबी ज़रूर मिलेगी अगर लगन हो उसमें। इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया कि अगर लगन हो, तो इस लगन की आवश्यकता है लोगों में लाने की, उसे जागरूक बनाने की। देखने वाली बात ये होती है कि इसका परिणाम क्या मिलता दिखाई दे रहा है, लेकिन किसानों के नज़रिए से अगर देखें और समझने की कोशिश करें तो यही दिखाई दे रहा है कि उन्हें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ वो प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। कैमरामैन मनीष के साथ मैं फैसल फैजी, गाजीपुर बॉर्डर से। सब्सक्राइब कीजिए जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।